हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो एरर बता दिया था क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर लिखा था, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। तो हम पहले पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर्स। सो राइट, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सिस्टमैटिक एरर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सैंपल लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। हम एक लेंथ मेजर करते हैं बाय यूजिंग द मीटर स्केल। ये रूलर हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छोटा सा होता है, 15 सेंटीमीटर वाला। तो एक लेंथ को अगर मैं दे रहा हूं किसी को, जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको बोला कि ये लेंथ मेजर करके बताओ अपने अपने स्केल से। सबके पास सेम स्केल है, सबके पास सेम स्केल है, ये लेंथ मैंने सबको सेम ही दिया है। फिर भी ये 30 स्टूडेंट्स हैं, ये 30 स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट लेंथ नहीं आएगा, मतलब सबका सेम लेंथ नहीं आएगा। इनडायरेक्टली ऐसे समझो कि ये 30 स्टूडेंट्स सेम लेंथ को सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, फिर भी सबका मेजरमेंट सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है एरर। अब एरर कैसे हो सकता है? या तो जो स्केल रखा हुआ है मेजर करने के लिए वो गलत तरीके से रख दिया हो, ये लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा हो, इसका जीरो यहाँ से कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया हो, या ये थोड़ा सा पीछे रह गया हो। तो ये आगे पीछे होने की वजह से भी ये लेंथ में एरर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा एकदम मस्ती में मेजर कर रहा है, वो सीधे यहाँ से नहीं देख रहा है, यहाँ से सपोज करो वो नहीं देख रहा है, वो कहीं किसी दूसरे एंगल से देख रहा है, ऐसे मस्ती मजाक में ऐसे, ये किसी और एंगल से देख रहा है। तो ये लेंथ जो है वो उसको यहाँ दिखाई देगा, मतलब ये लेंथ दिखाई देगा, तो यहाँ से यहाँ दिखाई देगा। अगर कोई तो यहां से अगर कोई स्टूडेंट दिख रहा है तो ये लेंथ उसको कहां से दिखाई देगा? वो यहां दिखाई देगा। उसको लगेगा कि ये जो लेंथ है, यहां से यहां ये जो लेंथ है वो इतना ही सा है, उसको इतना ही दिखाई देगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं, हमें कुछ रीजंस हमें पता होता है कि हाँ ये किसकी वजह से एरर हो रहा है, कुछ का हमें रीजन पता नहीं होता है कि हमें किसकी वजह से एरर हो रहा है। इसका हमें कॉज पता है, हमें पता है कि ये एरर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, उसी को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स के कॉजेज हमें पता होने होते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें पता होता है। रैंडम एरर जो होता है उसका कॉज हमें पता नहीं है कि वो क्यों एरर आ रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो जो चीज हमें पता नहीं है हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, जो चीज हमें पता है हम उसको खत्म कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो, लिखो द सिस्टमैटिक एरर क्या लिखोगे? द कॉजेज ऑफ एरर्स आर नोन। सिस्टमैटिक एरर में जब भी एरर होगा हम क्या कहेंगे उसको? द कॉजेज ऑफ एरर्स आर नोन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो, चाहे हमें कारण पता हो तब भी हम 100% एरर फ्री मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, एक्चुअल में आइडियल कंडीशन अगर हम लेंगे तो हो सकता है कि हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन आइडियल कुछ होता नहीं है।
फिर भी लिख लो, सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड एंड मिनिमाइज। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज। इनको हम कम भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। ये किताबी बातें हैं, एक्चुअली हम खत्म नहीं कर सकते 100%। ठीक है, चलो तो सिस्टमैटिक एरर का कुछ एग्जांपल्स बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। जैसे अच्छा पहले टाइप्स लिखो, टाइप्स में ही अलग अलग तरीके से एग्जांपल दे दूंगा मैं। लाइक लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। तो पहला क्या आता है, देखो इसमें हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है या इंटरनल सोर्स हो सकता है। तो इसको लिखो एक्सटर्नल, इसको ABCD करके लिखो, ABCDE ऐसे लिखना, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारा चीज आ सकता है। एग्जांपल देखो, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है ह्यूमिडिटी है ना। इस तरीके से बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। बी में है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या हो सकता है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से हो रहा हो या फिर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस की वजह से हो रहा हो। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें इंटरनल फैक्टर्स में एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, लाइट चली गई। देखो इंटरनल फैक्टर में क्या हो सकता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट करके देख, एक एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुमको एक गैस दिया हुआ है, एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है। अब इस गैस का तुम्हें वॉल्यूम मेजर करने के लिए सिंपल सा बोल रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम मेजर करके बताओ। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए तुम कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, है ना। अब उस इंस्ट्रूमेंट को, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे इस गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट कहीं से मैन्युफैक्चर होके आया होगा, मैन्युफैक्चर करके आया होगा, कहीं ना कहीं किसी कंपनी से निकला होगा। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया हुआ मटेरियल, जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर कर रहे हो, उस जिस इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ऐसे मान लो सिंपल से ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका स्टेनलेस स्टील का, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये खुद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आने के बाद इसके अपने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होने लगते हैं।
अब स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से क्या होगा, जब इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे यहाँ पे लो टेम्परेचर में तो कुछ और ही वॉल्यूम दिखा देगा, जब हाई टेम्परेचर में इसको यूज करोगे तो कुछ और ही वॉल्यूम दिखा देगा, है ना। जब रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर में यूज करोगे तो कुछ और ही वॉल्यूम दिखा देगा। तो ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, इसका अपना इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। लेकिन अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक और चीज आता है कि जो मैन्युफैक्चर किया गया है, तो पहले मैन्युफैक्चर किया गया, मान लो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इसके अपने मटेरियल होने की वजह से हो रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चर होने के बाद भी अगर कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, जैसे मान लो कोई कोई भी चीज, जैसे ये पेन बना हुआ है मैन्युफैक्चर करके आया हुआ कंपनी से, तो ये जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं 100 पेन्स बनाता हूँ तो सब एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी हो। या बिस्किट कंपनी में जब बिस्किट बनता है तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बिस्किट 100% एग्जैक्ट हो, तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल, जो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, स्केल लेके आया मेजर करने के लिए, तो इसका जो ग्रेजुएशन है, ये जो ग्रेजुएशन है, मान लो ये 5 1 2 3 4 5, ये 5 जो डिस्टेंस है सेम है, लेकिन ये जो छठा डिस्टेंस है ये थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अगर जरा सा भी ऐसा हुआ, ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, जरा सा भी इधर उधर हुआ। या फिर ऐसे हो सकता है कि जीरो जहां पे मार्क होना चाहिए यहाँ पे जीरो मार्क होना चाहिए, यहाँ पे जीरो मार्क नहीं है, ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे जीरो मार्क कर दिया है, तो ये भी एक डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है। एक और एग्जांपल देता हूं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे बीम बैलेंस है। मार्केट में जाते हैं कुछ सब्जी खरीदने, कोई सामान खरीदने, तो वहां क्या करता है वो, एक बीम बैलेंस रहता है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे एक देखे होगे एक नीडल टाइप का ऐसे रहता है कुछ, यहाँ पे हैंडल रहता है पकड़ने वाला, और ये यहाँ पे एक नीडल टाइप का होता है, ठीक है। नहीं देखे हो तो देख लेना, इस तरीके का कुछ होता है। अब तो डिजिटल जमाना आ गया है, तो इस पे भी कोई मास नहीं रखा हुआ है, इस पे भी कोई चीज नहीं रखा हुआ है। तो जब विदाउट एनी मास एनी वेट जब इसको देखोगे तो ये वाला टिप इस वाले टिप से कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब ये एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, जैसे मान लो ये वाला ऐसे है, ये टिल्टेड है, मतलब इसको होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये है इधर, ये पहले से ही ये डिफेक्टिव है, गलत है ये, मतलब इधर झुका हुआ है। समझ गए? तो ये तो बीम बैलेंस है, तराजू जिसको बोलते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब ये तराजू परफेक्ट है कि नहीं चेक करना है, तो इसको बिना किसी वेट का ऐसे ऐसे लटकाओ और देखो कि ये सामने वाला टिप इसके टिप से मैच कर रहा है कि नहीं, कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होगा, इधर हो रहा होगा, तो ये इधर वाला मास ज्यादा है, इधर अगर हो रहा है तो इधर वाला मास ज्यादा है, मतलब इस तराजू में क्या है, डिफेक्ट है। इसको बोलेंगे डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो अब इस डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से तुम जाके चावल और राइस लेके आओगे, तुम लेके आओगे 1 kg, वो पता चलेगा हो गया है 900 ग्राम, 100 ग्राम कम हो गया इसमें। तो ऐसे ये भी एक तरीके का डिफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट। उसके बाद एक जो फोर्थ वन आता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पर्सनल, या पर्सनल डिफेक्ट ही बोल सकते हैं, या ऑब्जर्वेशनल डिफेक्ट। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान रीडिंग ले रहा है। इसको बोलते हैं पर्सनल डिफेक्ट और ऑब्जर्वेशनल डिफेक्ट। लिखना नहीं है, लिख तो नहीं रहे हो ना तुम लोग, मैं सब लिखाऊंगा, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी बस समझ लो, मैं एक एक करके सबको लिखाऊंगा। तो ये हो गया पर्सनल डिफेक्ट और ऑब्जर्वेशनल डिफेक्ट। ये अब पर्सनल डिफेक्ट में
यही वाला सेम, ये जो एग्जांपल बताया था, रीडिंग लेने में कोई कोई लापरवाही कर रहा है, केयरलेसनेस दिखा रहा है, या गलत तरीके से रीड कर रहा है, किसी दूसरे एंगल पे देख रहा है, तो इसको बोल देंगे पर्सनल डिफेक्ट। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो इंसान रीडिंग लेगा उसके अकॉर्डिंग रीडिंग चेंज हो जाएगा। हर चीज सेम है, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सब कुछ कांस्टेंट है, कोई इंटरनल फैक्टर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर डिस्टर्ब नहीं किया है, उसके बाद भी डिफेक्ट आ रहा है, उसके बाद भी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, वो गलत तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, गलत तरीके से रीडिंग ले रहा है, तो उसको बोलेंगे पर्सनल डिफेक्ट या ऑब्जर्वेशनल डिफेक्ट। तो ये एक डिफेक्ट हो गया। चलो अब एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखो एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो इसको लिखो एरर्स, एरर्स अकर बाय, errors occur by the external factors occur by the external factors like like temperature, pressure, humidity etc. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, कोई भी चीज डिस्टर्ब कर सकता है। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी etc. is called the errors by the external factors। यार रहने दो, ऐसे छोड़ दो, रहने दो, इस कॉल्ड को रहने दो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब लिखो इंटरनल फैक्टर्स, errors occur by the internal by the internal factors of the instrument, measuring instrument, by the internal factors of the measuring instrument, like the material of the instrument, length ब्रेथ, मतलब एक्चुअल में इसको डायमेंशन ही लिखते हैं, कलेक्टिवली एक नाम दे दो, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। लाइक मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, etc एटसेट्रा कर दो। नेक्स्ट लिखो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें लिखो दी एरर अकर ड्यू टू द defective instruments, the errors occur by the defective instruments
The errors occur by the defective instrument is called instrumental error. मतलब हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे, the errors occur due to the use of defective instrument is called defective error. मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट को तुम यूज कर रहे हो वही डिफेक्टिव है, उसी में लोचा है, तो एरर तो आएगा ही आएगा, चाहे तुम कितना भी अच्छे से रीडिंग ले लो। तो इस डिफेक्टिव में क्या कर दो, लिख लो लाइक, ये एग्जांपल ऐसे लिख लो, 0 mark of the measuring instrument, 0 mark of the measuring instrument is not calibrated properly. मतलब 0 जहां पे मार्क होना चाहिए वहां कैलिब्रेट नहीं किया गया, कहीं और लिख दिया गया, इधर लिख दिया या इधर लिख दिया। अब देखो इंस्ट्रूमेंट में 0 कैलिब्रेशन इधर उधर होने की वजह से क्या होता है ना, इसमें दो तरीके के एरर्स हो जाते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव एरर, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव एरर। ठीक है, तो इसमें एक स्टार बना के लिख लो, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने ये वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज देखा है? कोई है जो देखा हो, बताओ मुझे। वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज कोई है जो देखा है स्कूल में, लैब में, कहीं पे भी? नहीं देखे हो? चलो कोई बात नहीं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। ये भी एग्जांपल तुम लिख सकते हो, when weighing machine या weighing devices not show the exact, ये 0 mark without any, क्या, विदाउट एनी यूनिट्स, मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रखे हो, कोई भी, जैसे 1 kg 2 kg 5 ग्राम 250 ग्राम ऐसे 100 ग्राम ऐसे यूज करते हैं ना, इधर रखते हैं छोटा छोटा, उसके अकॉर्डिंग इधर इस वाले तराजू पे रखते हैं, फिर ये बैलेंस करते हैं। जब दोनों ये आमने सामने होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये, जैसे मान लो यहाँ पे 1 kg का तुमने रखा है और इस पे तुम आलू रख रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि इधर जो तुम आलू रखे हो 1 kg है कि नहीं है? तो तुम्हें पता है कि इधर तुमने एक यूनिट रखा है, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम बोल रहे हैं 1 kg। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है 1 kg, इसके बराबर अगर ये हो जाए, तो बराबर होने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों आमने सामने है कि नहीं। अगर सामने सामने आ गया, एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया, तो हम ये बोल देंगे कि ये 1 kg हो गया है, ले जाओ। ठीक है, तो इसमें भी डिफेक्ट हो सकता है, और ये बहुत बहुत सारे लोग जो हैं, एक खतरनाक बात बताता हूँ तुम लोगों को, देखो, जो पीडीएस होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, बीपीएल वाले लोग हैं, हर एक स्टेट में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ राशन दिया जाता है, मतलब राइस दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, और हमारे यहाँ बिहार में तो केरोसिन ऑयल भी देते हैं, चना भी देते हैं। तो जब जाओगे यहाँ वहां से ले आओगे 5 kg,
घर पे जब तुम एक अच्छे वेइंग मशीन में रख के उसको वेट करोगे ना, इसमें पक्का 1 kg गायब हो चुका होगा। ऐसा यूज करते हैं लोग। केरोसिन ऑयल लेके आओ, तुम जाके 2.5 लीटर लेकर आए हो, घर पे जाके मेजर करो, ये 2 लीटर भी मुश्किल से होगा। यही होता है हमारे यहाँ। इनक्रेडिबल इंडिया, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिस चीज से तुम मेजर कर रहे हो वही खराब है। अब मान लो एक थर्मोमीटर लेकर आया, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। अब वो टेम्परेचर में, अब उसका जो जीरो मार्क है थर्मोमीटर का जो जीरो मार्क है वो थोड़ा सा ऊपर है, मान लो थोड़ा सा ऊपर है। जीरो मार्क क्या होना चाहिए, वो इधर है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 बाकी सब मार्किंग किया है। तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर होगा कितना, जैसे मान लो 37 डिग्री सेल्सियस। और जब इस थर्मोमीटर से मेजर करोगे तो वो 37 से कम दिखाएगा। कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा, चलिए ये तो बताओ। जीरो मार्क ऊपर है, ऊपर है मतलब इस थर्मोमीटर से, इस डिफेक्टिव थर्मोमीटर से जब यूज बॉडी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो 37 से ज्यादा दिखाएगा या 37 से कम दिखाएगा। सोचो 2 मिनट, जरा सोच के बताओ मुझे। ज्यादा दिखाएगा। और कोई? बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं बता पाओगे तो फिर क्या करोगे। जीरो मार्क यहाँ होना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है, और इस थर्मोमीटर से तुम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो बताओ ये 37 डिग्री दिखाएगा या उससे ज्यादा दिखाएगा। डिफेक्टिव है तो सही सी बात है, 37 तो नहीं दिखाएगा, ये तो कंफर्म हो जाओ। अब सवाल ये है कि 37 से ज्यादा होगा या 37 से कम होगा। इसमें इसमें रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। कम होगा, कम दिखाएगा। कोई बोल रहा है ज्यादा दिखाएगा, कोई बोल रहा है कम, मतलब इसमें कितना दिखेगा? 38 दिखेगा, 39 दिखेगा, क्या दिखेगा इसमें? 39। 37 से कम दिखेगा, मतलब 36 35 ये दिखेगा, यही ना? हाँ हाँ। एक और कोई? कितने लोग हो ऑनलाइन, बताओ, इतने 10 लोग हो यार। सोचो बताओ क्या होगा, ज्यादा दिखेगा कम दिखेगा? कम तुम लोग दिखेगा। बोलते नहीं हो ना, तो मजा नहीं आता पढ़ाने में, बोला करो। गलत हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी किसी को। गलत होगा तो होगा। कम दिखेगा सर। अच्छा, देखो कम हो जाएगा, ठीक है। जब जीरो मार्क ऊपर कर देंगे तो इसमें जो रीडिंग आएगा कम आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसको एक मेजरिंग सिलेंडर बना के दिखाता हूँ, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा इमेज। देखो कम दिखेगा ज्यादा दिखेगा, मुझे भी पता नहीं चल पा रहा। चलो करके देखते हैं। यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये मान लो 0 से 10 तक का ये मार्किंग, ये एग्जैक्ट मार्किंग है, ये सही वाला है। अब मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये 0 यहाँ पे इसके
यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया 5 to 10। तो 0 मार्क ऊपर होने की वजह से क्या हो गया, ये इतना एक्स्ट्रा इसमें आ गया पानी, ठीक है। जैसे मान लो इसमें पानी फिल कर रहे हो, वाटर फिल कर रहे हो, तो इसमें जो वाटर 10 लीटर है, यहाँ पे वो वाटर क्या होगा, ये 9 या 8 लीटर दिखेगा। समझ में आया? क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पानी इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा। 0 तो तुम्हारा मार्किंग यहाँ है, तो ये वाला वाटर तो एक्स्ट्रा चला गया ना। समझ रहे बात को? तो जो लीटर इसमें जो पानी 10 लीटर दिखा रहा था, जैसे ही इसमें आओगे ये 8 या 9 लीटर दिखेगा। कोई डाउट है किसी को मेरे समझाने में? किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं समझाने के लिए। इसमें 10 लीटर पानी लो, उठा के इसमें डाल दो, जैसे ही इसमें डालोगे 10 लीटर नहीं दिखेगा, 10 लीटर से कम दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि 0 मार्क इसका ऊपर है, जहां पे मार्क है। तो हम मेजर कहां से करते हैं? 2 मार्क से हम करते हैं। तो ये वाला हमारे मेजरमेंट में आया ही नहीं और ये एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है। अब देखो, अगर लोचा लगाना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चीट करना है, तो चीटिंग करने का सबसे आसान तरीका, ये ग्लास का मतलब ये किसी स्टील का ले लो, या मतलब किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का ले लो जिसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफॉर्म करने के लिए क्या करना है, ऐसे लेना है इसको, सिलेंडर को, और इसका जो 0 मार्क यहाँ पे है, इसको नीचे से इसको किसी हथौड़े से मार मार के ऊपर कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? बाहर से ये तुमको 0 मार्क यहाँ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो 0 मार्क कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया। ध्यान से समझो इसको, चीटिंग करने का सबसे आसान तरीका। तुम्हें 0 मार्क यहाँ दिखेगा बाहर से, लेकिन मैंने इसके अंदर से इसका जो बेस है इसको मार के अंदर कर दिया है। अंदर कर देने की वजह से ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, मतलब ये 0 मार्क ऊपर चला गया। तो इतना वाटर या इतना तेल अगर मैं इससे तुमको ऑयल मेजर करके देता हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें 10 लीटर दे रहा हूँ। मान लो यहाँ से ये 10 लीटर है, यहाँ से ये 10 लीटर, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें 10 लीटर ऑयल दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में मैंने तुम्हें इतना तेल दिया है। दिस इज द लॉस। समझ में आया? हाँ। तो अगर मैं 0 मार्क को नीचे करता हूं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। ये मुझे फायदा हो गया ना, गेन हो गया मुझे। अगर मैं 0 मार्क को ऊपर कर देता हूं तो इतना मुझे लॉस हो जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही लोग करते हैं। तो ये हो गया डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ऐसे बहुत सारा तरीका है। तुम कपड़े की दुकान में जाओ ना, किसी की दुकान तो नहीं है ना गारमेंट का, तो बताओ, नहीं तो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। कोई नहीं बोलेगा। देखो, जब गारमेंट लेने जाओगे ना, कपड़ा खरीदने जाओगे, तो देखना वो एक रॉड रखे होंगे, रॉड रखा होगा, 1 मीटर का रॉड रहता है हर एक दुकान में, कपड़े की दुकान में 1 मीटर का। और मजे की बात ये है कि ये जो 1 मीटर का रॉड है, ये स्ट्रेट नहीं होता है, वो बेंड होता है। अब जाना कपड़े की दुकान में तो ध्यान से उसको गौर से देखना, वो मीटर रॉड स्ट्रेट नहीं होगा, बेंड होगा।
तो एक्चुअल में तुम्हें ये वाला लेंथ लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये बेंड होने की वजह से इधर से थोड़ा सा कम हो जाएगा और इधर से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो तुम्हें इतना लेंथ मिलेगा कपड़े का, और लेना चाहिए था तुम्हें इतना। दिस इज द एरर। यहाँ से इधर से इतना और इधर से इतना, ये इतना छोटा कपड़ा, मतलब इतना एरर आ जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी क्लॉथ शॉप पे जाना जहाँ पे कपड़ा मिलता है ना काट के, जो थान से काट के देते हैं सिलाई करवाने के लिए, रेडीमेड वाले में मत जाना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऐसे होता है। तो का इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब कौन सा बच गया है? पर्सनल एरर। अब लिखो एक लास्ट वाला जो भी है। पर्सनल एरर लिख लिया। अब इसका इसमें लिखो, इसका पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट लिखो। These errors are introduced. These errors are introduced due to, कितना नंबर था? 4 नंबर था। These errors are introduced due to lack of proper care on part of the observer। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो। लैक ऑफ, एग्जाम्पल में लिख लो, लैक ऑफ proper setting of the aperture, A double P A, नहीं apparatus लिखो, छोड़ो apparatus। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जांपल लिख लो। कौन सा? पैरेलक्स एरर लिख लो। पैरेलक्स एरर, पैरेलक्स एक पढ़ाया था, एक पैरेलक्स एरर भी आता है। पैरेलक्स एरर कैसे होता है, मैं इसको बताता हूँ। अभी जस्ट टीचर एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो ये एक रॉड है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो तुमने यहाँ से एक स्केल रखा, ऐसे स्केल रखा, ऐसे। एक लड़का है, मतलब एक स्टूडेंट है, लड़का लड़की क्या डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, एक स्टूडेंट है, उसने एग्जैक्ट यहीं से ऊपर से देखा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे देखा, तो उसको स्केल पे एक लाइन कोइंसाइड मिला, ये वाला। एक दूसरा है जो थोड़ा सा शरारती बच्चा है, वो 90 डिग्री पे नहीं देखा है, वो इधर से कहीं से देख रहा है। अब देख के हंसना मत कि गजब का आंख बना रहे हैं। तो इसको जो दिखेगा वो यहां दिखेगा। दिस इज कॉल्ड पैरेलक्स एरर। समझ में आ गया? तो कभी भी ऑब्जर्व करो चीजों को, ऑब्जर्वेशन हमेशा परपेंडिकुलर लो, एकदम 90 डिग्री के ऊपर से देखो, तो एग्जैक्ट तुम्हें लेंथ पता चलेगा। इधर उधर से आड़े तिरछे होके देखोगे, बेंड होके देखोगे, गर्दन घुमा के देखोगे तो गड़बड़ आएगा। चलो, अब ये तो खत्म हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया। अब लिखो सेकंड नंबर, ये वाला सेकंड नंबर, रैंडम एरर्स।
ये रैंडम कहीं से भी आ जाते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता है कहां से आ रहा है, इसीलिए इसको नाम रखा गया है रैंडम एरर्स। इसका हमें कॉज पता नहीं रहता है, सिंपल सी बात। लिख लो द कॉजेज ऑफ सच एरर्स, द कॉजेज ऑफ सच एरर्स नॉट आर नॉट नोन। हमें इनका कॉज पता नहीं होता है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि कारण क्या है इसका एरर आने का, तो हम इसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, है ना। लिख लो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट। हमें पता ही नहीं है तो कहां से एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट द रैंडम एरर, रैंडम एरर को हम खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इसको लिख लो इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज हो सकता है? बाय रिपीटेड रीडिंग्स और बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बार बार एक ही चीज को रिपीट करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो उससे एरर क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी मिनिमाइज, यहीं पे लिख लो बाय रिपीटिंग, बाय रिपीटिंग the experiment, by repeating the experiment and अब रिपीट करते हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, and taking the arithmetic mean of all the observations, all the observations। जैसे मान लो तुम बहुत सारे, अब तुम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसका रीडिंग आ रहा है, इधर मैं रीडिंग ले रहा हूँ, इधर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे एक बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया, रीडिंग आया 10, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इससे 10 सेंटीमीटर मान लो। दूसरी बार तुम मेजर किया तो पता चला कि 9.8 आ गया, तीसरी बार जब मेजर किया तो पता चला 9.9 आ गया, चौथी बार मेजर किया तो पता चला 10.1 आ गया, पांचवी बार मेजर किया तो पता चला 10.2 आ गया, है ना। तो ये जो है ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, अलग अलग टाइम अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे, बहुत सारा, मिनिमम 10 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 10 ऑब्जर्वेशन लेंगे और सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे। सपोज फर्स्ट वन इज x1 ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज x2 ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज x3 ऑब्जर्वेशन। ऐसे करते करते n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो ये जो अरिथमेटिक मीन आएगा, दिस विल बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला है क्या था? ग्रॉस। थर्ड में क्या लिखा था? ग्रॉस एरर्स। अब ये क्या होता है, इसको लिखो दिस एरर्स। ये बच्चों, ये ऑब्जर्वर की शैतानी केस होता है। These errors arise on account of sheer carelessness,
of the observer. इसका एग्जाम्पल लिखो। Reading an instrument without setting it properly. इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से सेट नहीं किया और ऐसे ही रीडिंग लेना शुरू कर दिया, उस वक्त एरर आएगा, उसको बोलेंगे ग्रॉस एरर। ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि गलत तरीके से रिकॉर्ड ले लिया, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। जैसे अभी मान लो कोविड-19 चल रहा है, ये महामारी पैंडेमिक। अब इसमें सैंपल लेना होता है, कभी कोई भी पेशेंट जाता है तो उसका सैंपल लेना पड़ता है। तो सैंपल अगर सही तरीके से नहीं लिया गया, जैसे सैंपल में बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, ब्लड लिया जाता है, म्यूकस नाक में से निकाल के लिया जाता है, और पता ना क्या क्या लेते हैं, गले में से कुछ निकालते हैं। तो ये मतलब बहुत सारा सैंपल लेते हैं पेशेंट से। अब ये सैंपल लेने का सही तरीका अगर किसी डॉक्टर को नहीं पता है तो क्या होगा, जिसको कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हुआ भी नहीं होगा, वायरस आया भी नहीं होगा, उसको भी दिखाएगा कि भाई ये इफेक्टेड है, क्योंकि सैंपल ही गलत तरीके से लिया है। या ये भी हो सकता है कि किसी के अंदर में वायरस है लेकिन ये कहते हैं टेस्ट करके कि नहीं तुम्हारे अंदर नहीं है, नेगेटिव है। तो सैंपल गलत तरीके से लिया है। जब गलत तरीके से लिया है तो जाहिर सी बात है गलत रिपोर्ट आएगा। या ऐसा हो सकता है कि सैंपल सही तरीके से लिया है, लेकिन जिस किट से जो किट हम यूज कर रहे हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, वो किट ही डिफेक्टिव हो, खराब हो, चाइना का मान लो, तो क्या होगा, रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगा, एरर आएगा। तो इसको कहेंगे ग्रॉस एरर। किट की वजह से आएगा तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा, ये वाला ग्रॉस एरर हो जाएगा। सैंपल गलत तरीके से लिया है तो ये ग्रॉस एरर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो सर। हाँ, सर फिर ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर में डिफरेंस क्या है ना? ये सैंपल गलत तरीके से लिया है, इंस्ट्रूमेंट सही है, सब कुछ सही है। ये एक्चुअल में ये हो सकता है कि जो प्रैक्टिशनर है ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये क्वालिफाइड नहीं है, ये क्वालिफाइड आदमी नहीं है, इसको पता नहीं है। ये जो ले रहा है इसको ये पता है कि यही सैंपल लेने का सही तरीका है, तो इसको हम पर्सनल एरर नहीं कहेंगे। लेकिन इसको पता है कि ये गलत तरीके से ले रहा है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर है, तब हम कहेंगे कि ये पर्सनल एरर। समझ गए? हाँ। या फिर ऐसे देखो, तुमने सब कुछ सही से मेजर कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि जब कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया हूं, जैसे एक फार्मूला दिया हूं, इस फार्मूला में तुम्हें ये वैल्यू कैलकुलेट करके तुम्हें इस फार्मूला में रखना है। तो जब तुम इस वैल्यू को रख रहे हैं, मैथमेटिकली सोल्व करने के लिए रख रहे थे, तो लिखना चाहिए था 16, तुमने कर दिया 61। तो ऑब्जर्वेशन तो सही लिया है, तो ये पर्सनल एरर नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे तुमने कैलकुलेट गलत तरीके से कर दिया, गलत वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दिया, इसको कहेंगे ग्रॉस एरर। समझ में आया? हाँ। ये फर्क है दोनों में। ऑब्जर्वेशन में गलत वैल्यू रख के तुम यूज कर, जैसे अब देखो, मान लो पाई का कहीं पे वैल्यू आया है 22/7, कोई वैल्यू ले रहा है 3.14 कुछ और 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा है, और कोई ले रहा है 3.14 2 डेसिमल प्लेस तक ले रहा है, कोई राउंड अप करके 3 ले रहा है। तो ये पर्सनल एरर नहीं कहलाएगा, इसके कैलकुलेशन की गलत वैल्यू रखने की वजह से जो कैलकुलेशन आ रहा है ना, ये ग्रॉस एरर कहलाएगा।
समझ में आ गया? हाँ। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एनालिसिस करेंगे एरर का, कैसे निकालते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ये सब करेंगे। दो तीन चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो एरर कैसे आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखो एनालिसिस ऑफ एरर्स, इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले लिखो, फर्स्ट हम जो करेंगे उसको करेंगे एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, पहले समझा दूं या पहले लिखा दूं, पहले बताओ क्या करूं। लिख ही लो, फिर समझाता हूं। लिखो, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, it is the magnitude of the difference between the true value and the measured value of a physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो डिफरेंस आ रहा है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम पॉजिटिव आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, हमें उसका सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये आ जाएगा डेल्टा। अब यहाँ पे जो भी तुम रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, आर यूज कर सकते हो, ए यूज कर सकते हो, एक्स यूज कर सकते हो, तो मैं एक्स यूज कर सकता हूँ। डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर। और ये किसका डिफरेंस है? इट इज अ डिफरेंस ऑफ क्या? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, यहाँ पे ट्रू वैल्यू ले लो, एंड मेजर्ड वैल्यू। और मैग्नीट्यूड लेना है तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू की जगह वैल्यू लिख के यहाँ पे मोड लगा देना है। मोड लगाने से हमें ये पता चल रहा है कि हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं अच्छे से आएगा। देखो, जैसे मान लो लेट we have n number of observations। हमारे पास n number of observations है, like x1 x2 x3। कोई भी तुमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई जाके लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट किया और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आए, इस तरीके से हमने उसको xn तक, ये दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस, ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके से हमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक अपना लैब फाइल में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका मेन वैल्यू क्या हो गया, मतलब इसको कैसे समझाऊं। जैसे मान लो एक पेंडुलम ले लो, ठीक है, एक पेंडुलम ले लो, तुम्हें इस पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड पता करने के लिए तुम क्या करोगे? एक स्टॉप वॉच लोगे। स्टॉप वॉच में क्या करोगे? स्टॉप वॉच जैसे यहाँ पे टाइम लिखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखोगे, एक टेबल बनाओगे इस तरीके से।
तो या तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 फिक्स कर दो हर एक के लिए, सबके लिए, और ये देखो कि ये 10 ऑसिलेशन कितने सेकंड में ले रहा है, ये 10 ऑसिलेशन कितने सेकंड में ले रहा है। मतलब इसको तुम यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दो, अब काउंट 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये जाएगा आएगा 1 ऑसिलेशन, जाएगा आएगा 2 सेकंड ऑसिलेशन, आएगा मतलब जाके आएगा थर्ड ऑसिलेशन, जाके आएगा फोर्थ ऑसिलेशन, जाके आएगा फिफ्थ। इस तरीके से करते करते हमने n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बार बार रिपीट किया, और हर ऑसिलेशन पे हमने स्टॉप वॉच में देखा ये 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेकंड लिया, अगला 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 4.5 सेकंड लिया, अगला 5 सेकंड लिया, 4.6 सेकंड लिया। इस तरीके से तुमने क्या किया है, दीज आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो एक वैल्यू है नहीं, बहुत सारा वैल्यू है, तो इसका पूरा तुम निकालोगे मीन वैल्यू। क्या निकालोगे? मीन वैल्यू निकालोगे। और यहाँ पे तो 10 ऑसिलेशन ये तो फिक्स है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को डिवाइड कर देना है कितना से, टाइम ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आया? हाँ। तो ये मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसे जनरलाइज कर दिया हूं मैं कि n नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिया हूं, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया हूं। तो अगर तुम्हें इसका वैल्यू पता करना होगा तो तुम क्या करोगे, सबका मीन निकालोगे। ठीक है? तो ऑब्जर्व वैल्यू इसको मत लिखना, ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पे लिखना है ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिला वो हम निकालते हैं मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2, इसको xm कर देता हूं मीन, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करते करते xn तक करेंगे और डिवाइडेड बाई n कर देंगे। ये तो पढ़े होगे ना 8th 9th में मीन कैसे निकालते हैं। हाँ। हाँ, तो मीन निकाल लिया, छाप लो इसको। हो गया? हाँ। अब देखो, हमें एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो मीन वैल्यू जो आया इसी को हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू मान लिया। ठीक है? तो यहां पे लिख दो आगे, लिखो एज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इज नॉट नोन, हमें पता ही नहीं है। सो xm इज टेकन एज एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी को हम क्या मान लेंगे, करेक्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है? तो अब हमें चाहिए एरर चाहिए, तो एब्सोल्यूट एरर का हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लो एब्सोल्यूट एरर इन वेरियस ऑब्जर्वेशंस। अब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हो, अब सबका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो पहला क्या आ जाएगा, डेल्टा x1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ऐसे ही x2 निकालो, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ऐसे ही थर्ड निकालो, ट्रू वैल्यू माइनस
ऑब्जर्व वैल्यू। ऐसे ही करते करते क्या आएगा, xn आएगा, यहाँ पे xm माइनस xn आ जाएगा। समझ में आया? These हाँ are the absolute errors in each measurement। तो अगर हमें टोटल एब्सोल्यूट निकालना है, जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबका मीन ले लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबका मीन ले लेंगे, तो उसको डिनोट करते हैं बार। ऐसे मीन के लिए हम बार यूज करते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, ऐसे करते करते सबको ऐड कर दो, डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n। इसको शॉर्ट में मैथ्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/n बाहर ले लो, ये समेशन यूज करते हैं, ठीक है। समेशन यूज करके हमने इसको शॉर्ट में इसको जनरलाइज कर दिया, डेल्टा x i कर दिया, और i का वैल्यू 1 1 2 3 4 करके कहां तक है, n तक है। समझ में आया? हाँ इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो मेजरमेंट आएगा, जो हम इतना मेहनत किए हैं मेजर करने के लिए, तो मेजरमेंट इज, अब इसको हम लिखते हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ये डेल्टा एक्स एम बार, ठीक है। मतलब मीन एक्स, वो हमेशा किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स एम बार, और यहां हो जाएगा एक्स एम प्लस डेल्टा एक्स एम बार। तो ये प्लस और माइनस का मतलब, ये प्लस माइनस एरर, मतलब ये पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब ये है इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, ठीक है। जब नेगेटिव होगा तो मिनिमम एरर आएगा, और जब दोनों प्लस कर दोगे तो मैक्सिमम एरर आएगा। क्या हो गया, मन नहीं कर रहा है पढ़ने में? आवाज कहाँ से आ रहा है? पार्थ कौन है बात कर रहा है? ये काम का चीज नहीं लग रहा है तुम लोगों ना? ठीक है, मत पढ़ो फिर। लैब में जाओगे, एरर निकालने के लिए बोल देगा, बैठ के तुम सपने देखोगे बैठ के, ये क्या हो गया, कैसे एरर निकालेंगे। ना समझा रहा हूँ, एक एक करके समझना चाहिए, बात में लगा हुआ है। ये समझ में आया, मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? समझा सर। चलो अब इसी में देखो, अगर ये जो तुम एरर निकाले हो मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी से एक निकलता है, एक और एरर निकलता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो नेक्स्ट लिखो, पहला एब्सोल्यूट एरर हो गया, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, अब तीसरा लिखो रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में क्या है, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of
mean absolute error to the mean value of physical quantity, measured quantity, the mean value of the measured quantity, जो तुम क्वांटिटी मेजर किए हो उसका मीन वैल्यू, और ये जो तुम निकाले हो ना ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर, जब इसको इससे रिलेटिव एरर बोलते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब इसका और इसका रेशियो लोगे तो इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसको यहां लिखता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक डिवीजन का सिंबल दे दो, ऊपर लिख लो मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर, ऊपर लिखो, जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तुम लिखो यहाँ पे ऊपर मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको डिवाइड कर दो मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू से, कौन सा मीन वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, जो ट्रू वैल्यू का मीन आ रहा है मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकाले हैं डेल्टा एक्स एम पे बार लगा के, और ये हमने निकाला है एक्स एम करके, तो दिस इज द रिलेटिव एरर। अब यहां से एक और चीज पूछता है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, परसेंटेज एरर के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स एम बार डिवाइडेड बाई एक्स एम इंटू 100, ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट एरर है। आज मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा इस पे, तुम लोग करना, फिर समझ में आएगा कि होता कैसे, यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं ये कैसे यूज होता है, इसको एक क्वेश्चन करके जब कर लोगे ना, ये जनरलाइज जो डेरिवेशन है क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सब पता चल जाएगा कैसे 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 हो रहा है। मैं क्वेश्चन कुछ भेजता हूँ, अभी नहीं भेजूंगा तो शाम तक तो भेज ही दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं।